हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। हमको नीचे जो टर्म दिया है उसे एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेप्ट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर है ना, ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन जो लेटर राइटिंग है वो है ना ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम में है ना सारे के सारे क्वेश्चंस एक तरीके से आ गए हैं। तो प्रीवियस बोर्ड्स में अब आप लोगों का पोर्शन वैसे चेंज हुआ है, लेकिन एक तरीके से देखो तो क्या कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर ये डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, तो हमने इसको पहले भी हमने स्टडी किया कि डिबेंचर क्या है। ये एक एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट का एक एक्नॉलेजमेंट है। जैसे आप फी पेमेंट करने जाते हो तो फी रिसिप्ट कैसे आपको मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, वैसे ही डिबेंचर है ना, डिबेंचर होल्डर को रिसीव होता है। तो डिबेंचर कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल होता है, टाइप का कैपिटल होता है, तो ये बोरोड कैपिटल होता है कंपनी का। एंड जो डिबेंचर होल्डर है ये क्रेडिटर होता है कंपनी का, इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड कंपेयर्ड टू इक्विटी शेयर्स। अगर हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू द इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर इज कंसिडर्ड एज सेफ एंड सिक्योर्ड कैपिटल, इसको माना जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, सेफ एंड सिक्योर्ड क्यों माना जाता है, क्योंकि देखो जब है ना कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी शट डाउन होती है, बंद होती है, तो पहले रीपेमेंट होता है वो डिबेंचर्स का ही होता है। और दूसरा सिक्योर रहने की बात यह है कि इसमें जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो डिसाइड होती है इनिशियल स्टेज पे, वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना रिसीव होती है डिबेंचर होल्डर को एज अ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। इसीलिए ये सेफ एंड सिक्योर कैपिटल है। एंड डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए इशू किया जाता है इन्हें, एंड इट कैरीज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। नाउ नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर। तो जब हम डिबेंचर होल्डर की बात करते हैं तो ये बंदा कौन है ये डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर इज अ पर्सन, ये पर्सन है हु सब्सक्राइब्स टू द डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करता है, इसीलिए उसे डिबेंचर होल्डर बोला जाता है, भाई डिबेंचर को होल्ड करने वाला। नाउ डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड कंपेयर टू द इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर इज कंसिडर्ड एज सेफ एंड सिक्योर कैपिटल। सेम एज इट इज आपको लिखना है कि डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड इट कैरीज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। जैसे डिबेंचर के लिए लिखा वैसे ही डिबेंचर होल्डर के लिए लिखना है। नाउ नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जब हम बात करते हैं तो डिबेंचर कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल, ये बोरोड कैपिटल होता है कंपनी का। एंड डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये है ना कंपनी के क्रेडिटर होता है। एंड दे गेट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होता है एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। नाउ इंटरेस्ट इज अ डेप्ट, ये भी एक तरीके से डेप्ट ही हो गया ना भाई। जब तक कंपनी पेमेंट नहीं करेगी तो उसका बर्डन बढ़ जाता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, और ये है ना कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है। एक बार जो फाइनलाइज्ड हो गया, फिक्स रेट अब फिक्स हो गई इंटरेस्ट की, तो वो उतना फिक्स रेट है ना देना ही पड़ता है डिबेंचर होल्डर को, कंपनी को। द कंपनी पेज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू, कैसे पे करती है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, किस तरीके से है ना कंपनी पे करती है, तो ये पे करती है यहाँ पर कंपनी जो पेमेंट करती है वो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू, या तो वो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पेमेंट करेगी या फिर है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली है ना खाते में एनईएफटी कर देगी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईसीएस वो कर देगी। नाउ नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, डिबेंचर्स की बात आ रही है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स बाय द कंपनी टू द डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को। नाउ डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड, ये है ना रिडीम किए जाते हैं आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में ही ये रिडीम होते हैं। कंपनी एक सर्टेन पीरियड 10 साल का डिबेंचर है, 15 साल के डिबेंचर हुए, तो इस तरीके से अ कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड, DRRF है ना मेंटेन करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है कंपनी को। और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड इज क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर के रिडम्पशन के पर्पस के लिए कंपनी है ना क्रिएट करती रहती है, DRRF क्रिएट करती है। नाउ
कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आता है। डिबेंचर्स ये है ना वो डिबेंचर्स है विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, जिन्हें इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। वो ये जो स्पेसिफाइड पीरियड है ये है ना, जब डिबेंचर होल्डर जब डिबेंचर सब्सक्राइब करता है उस समय पर उसे पता होता है कि ये कब एक्सपायर होगा और कब है ना ये लोग है ना जब इनको कन्वर्ट करना है इक्विटी में तो कब कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड एट अ स्पेसिफाइड रेट मेंशन इन द टर्म्स ऑफ इशू के समय पे ही टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन रहता है ये। एंड कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स, उसके लिए कंपनी को है ना शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी लेनी पड़ती है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है एट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिबेंचर्स को। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है इंटरेस्ट वारंट। तो इंटरेस्ट वारंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाता है बाय द कंपनी ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द डिबेंचर होल्डर, इसीलिए तो इसको सेफ एंड सिक्योर्ड बोला जाता है। एंड इंटरेस्ट की वजह से ही और रीपेमेंट की वजह से दिस इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी बाय मीन्स ऑफ इंटरेस्ट वारंट, या तो वो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पे करती है या फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करती है। तो द इंटरेस्ट वारंट ये अटैच किया जाता है, इज अटैच विद द letter for payment of interest which is sent to the debenture holders by the secretary, जिसे ना सेक्रेटरी लेटर के साथ में भेजता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के लेटर के साथ में अटैच करता है इंटरेस्ट वारंट को। नाउ कौन सा यहाँ पे कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, तो द सेक्रेटरी है उसे बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है, हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर, इसीलिए द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर शुड बी कॉन्साइज, ब्रीफ होना चाहिए, एकदम उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन विथ शॉर्ट एंड अप टू द मार्क, पॉइंट टू पॉइंट उसका एक्सप्लेनेशन देना जरूरी होता है सेक्रेटरी को। नाउ अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवॉइडेड, जो बिना काम की और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो है ना उसे मेंशन नहीं करना होता है लेटर में, तो उसे जो लेटर है वो ब्रीफ शॉर्ट एंड अप टू द मार्क, जितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड है उस पॉइंट्स के हिसाब से रहना चाहिए। तो जैसे हमने ऑफिशियल लेटर्स हमने भी लिखना सीखा है राइट, हम तो मतलब आप जो स्कूल सेक्शन से आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर आपको पता है कि शॉर्ट एंड जितनी जरूरत है उतना ही पॉइंट्स लिखा जाता है, उसमें मेन पॉइंट्स जो बात है अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम नहीं देते हैं। नाउ नेक्स्ट precise information. Now the secretary should provide precise and up to date information देना जरूरी होता है डिबेंचर होल्डर्स को। एंड द इंफॉर्मेशन है वो है ना फैक्ट्स के आधार पर होनी चाहिए, इट मस्ट बी फैक्चुअल एंड ट्रू, सही और फैक्ट के आधार पर होना चाहिए, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया। करेक्ट इंफॉर्मेशन अप टू डेट वाली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए समय के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड दे दे, तो अप टू द डेट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, डिबेंचर होल्डर्स को रिसीव होनी चाहिए जब है ना सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिबेंचर होल्डर को। नाउ कर्टेसी बीइंग द क्रेडिटर्स, क्योंकि ये जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी की क्रेडिटर्स होते हैं, एंड ड्यू रेस्पेक्ट शुड बी गिवन टू द डिबेंचर होल्डर, इसीलिए उनको है ना रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी होता है इन सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस, जब है ना सेक्रेटरी लेटर लिखता है करस्पॉन्ड करता है उनके साथ में, तो जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, जो हमारा बात करने का तरीका होता है, टोन होता है, टोन से देखो हम कितने बार हम समझ जाते हैं कि सामने वाला बंदा हमको किस तरीके का रिएक्शन दे रहा है राइट। तो जो टोन ऑफ लैंग्वेज इन द लेटर शुड बी कर्टियस होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, रूड नहीं होनी चाहिए, एंड हार्श लैंग्वेज है ना वो नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी को पोलाइट एंड उसको कर्टियस लैंग्वेज यूज करनी होती है लेटर लिखने के टाइम पे, उसके टोन ऑफ लैंग्वेज शुड बी कर्टियस एंड गुड। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे हम डिबेंचर सर्टिफिकेट। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट ये क्या है, तो ये डॉक्यूमेंट है, इसे डॉक्यूमेंट ये क्या करता है, तो ये सर्टिफाई करता है कि जो होल्डर है जिसके हाथ में ये सर्टिफिकेट है वो क्रेडिटर है कंपनी का, इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द अमाउंट मेंशन इन द सर्टिफिकेट। डिबेंचर सर्टिफिकेट में जो अमाउंट मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है, उतने अमाउंट का वो क्रेडिटर हो गया कंपनी का। एंड इट इज इशू टू द डिबेंचर होल्डर्स। तो ये किसको रिसीव होती है डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो ये डिबेंचर होल्डर को रिसीव होती है। बहुत ईजी चैप्टर है,
आपको समझकर इसे करना है। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर शुड बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के अंतराल में ये है ना इशू करना कंपल्सरी होता है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। एक बार है ना अलॉट करने के डिबेंचर्स अलॉट करने के बाद में 6 महीने के अंतराल में डिबेंचर सर्टिफिकेट भी इशू करना कंपल्सरी होता है डिबेंचर होल्डर को एज पर द कंपनीज लॉ। नाउ आंसर इन ब्रीफ, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। आंसर इन ब्रीफ, सबसे पहला है कि विच आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन, कौन से प्रिकॉशंस लेनी जरूरी होती है सेक्रेटरी को वाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर, जब वो डिबेंचर होल्डर से करस्पॉन्ड कर रहा है। तो सेम जैसे है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर से कैसे करस्पॉन्ड करता है, सेम वे में डिबेंचर होल्डर से। सो द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी केप्ट इन माइंड, जो नीचे यहाँ पे प्रिकॉशंस दिए हुए हैं वो ध्यान में रखने जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर प्रिकॉशन शुड बी टेकन, the following precautions are to be kept in mind में रखने जरूरी होते हैं सेक्रेटरी को while corresponding with the debenture holder। तो सबसे पहला पोलाइटनेस, courtesy, being, क्योंकि ये है ना क्रेडिटर होता है डिबेंचर होल्डर कंपनी का, इसीलिए उसको ड्यू रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। और जो टोन ऑफ लैंग्वेज है वो भी कर्टियस होनी चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए लैंग्वेज में, इट शुड बी कर्टियस एंड पोलाइट। एंड रूड एंड हार्श लैंग्वेज अवॉइड करना है, स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है सेक्रेटरी को। देन सेकेंड, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, जब है ना कोई भी क्यूरी आती है तो सेक्रेटरी शुड प्रॉम्प्टली रिप्लाई, उसे प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना एंड रेस्पॉन्ड करना जरूरी होता है क्यूरीज एंड कंप्लेंट्स को। जो डिबेंचर होल्डर कंप्लेन करता है या क्यूरीज होती है उसकी, विदाउट एनी डिले उसे क्विकली है ना फॉरवर्ड करना होता है। नाउ थर्ड, लीगल प्रोविजंस, तो द सेक्रेटरी शुड फॉलो द स्टेट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में जो प्रोविजंस दिए हैं उनको फॉलो करना जरूरी होता है। अदर रेलेवेंट लॉज है जो वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर्स, तो उसे फॉलो करने होते हैं ना। सेक्रेटरी शुड बी कॉशियस, उसे बहुत सतर्क रहना होता है, केयरफुल रहना होता है वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर्स, जब वो है ना करस्पॉन्ड करता है, कम्युनिकेट करता है डिबेंचर होल्डर से वाया लेटर राइटिंग ऑन लीगल मैटर्स, तो उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खासा ध्यान रखना पड़ता है। देन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो है ना उसे ना बहुत ही सेक्रेटरी को ग्रेटर एक्सटेंट पे है ना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है डिबेंचर होल्डर के साथ। इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज, जितने भी जो इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स वो है ना जब डिस्क्लोज कर रहा है, बता रहा है डिबेंचर होल्डर को, तो वो करेक्ट एंड एक्यूरेट होने चाहिए। फैक्ट्स जो है वो करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी की। एंड कंपनी का जो क्रेडिट रेटिंग, मतलब कंपनी का जो स्टार हम बोलते हैं ना 5 स्टार मिला, 6 स्टार्स मिला, तो इसी तरीके से कंपनी की भी क्रेडिट रेटिंग होती है। तो उसकी सही क्रेडिट रेटिंग है ना उसे डिबेंचर होल्डर को बताना जरूरी होता है। रियल फैक्ट्स एंड सही कंपनी के अफेयर्स को लेकर, कंपनी के जो कम्युनिकेशंस, कंपनी के जो बिजनेस डीलिंग्स को लेकर एक्सेट्रा इन करस्पॉन्डेंस उसको कम्युनिकेट करना होता है, सही इंफॉर्मेशन बताना जरूरी होता है। देन फिफ्थ, कॉन्साइजनेस, तो यहाँ पे कॉन्साइजनेस में द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर शुड बी कॉन्साइज, मतलब दैट इज ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, टू द पॉइंट, अप टू द पॉइंट होना चाहिए। अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन अवॉइड करने होते हैं। देन प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, तो द सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड प्रिसाइज एंड अप टू द डेट इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी होता है डिबेंचर होल्डर्स तक। एंड जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी सही, एंड जो डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है तो वो सही और फैक्ट के आधार पर होनी चाहिए, ऐसे ही वो अनरियलिस्टिक नहीं दे सकता है। देन सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है, तो ये एज अ कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर नंबर 1 में इसको स्टडी किया कि एज अ ये जो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 में कि कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है कंपनी का, इसीलिए सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, उसे ना डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए जो कंपनी के सीक्रेट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द कंपनी से रिलेट जो करती है वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर्स, जब वो डिबेंचर होल्डर्स के साथ करस्पॉन्ड करता है तो उसे सीक्रेट्स है ना डिस्क्लोज नहीं करना है, कंपनी के सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं करना। हाँ, जितनी है ना डिबेंचर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो सारे इंफॉर्मेशन उसे प्रिसाइजली एक्यूरेटली प्रोवाइड करनी होती है डिबेंचर होल्डर को। देन इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर्स, जब वो डिबेंचर होल्डर्स के साथ, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, तो जब उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है सेक्रेटरी तो उसे ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसे कि वो है ना अपनी कंपनी की जो इमेज है, गुडविल है,
उसे बनाए रखे, उसको ध्यान में रखते हुए उसे कम्युनिकेट करना है। तो द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुडविल एंड क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन द माइंड ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, ताकि है ना डिबेंचर होल्डर्स है वो आगे फ्यूचर में भी वो है ना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सके कंपनी में। इसलिए अच्छी इमेज एंड गुडविल बनानी जरूरी होती है कंपनी की। ये सब है ना सेक्रेटरी के हाथ में भी होता है, उसकी बात करने टोन और उसके करस्पॉन्ड करने के तरीके से भी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस, कौन से सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशंस है जिसमें कि है ना अंडर विच करस्पॉन्डेंस कैन बी मेड विद द डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना, रिटर्न कम्युनिकेशन जरूरी हो जाता है। तो डिबेंचर होल्डर्स क्या होता है, इज अ क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, वो क्रेडिटर होते हैं एंड द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट, उसे कम्युनिकेट करना पड़ता है द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर्स, और बाकी के अदर इंफॉर्मेशन भी बाय कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पे ही शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। जब वो है ना कम्युनिकेट कर रहा है तो उसे बहुत ही है ना सतर्क और सहज रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है जब वो रिटर्न कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि रिटर्न प्रूफ हो जाता है ना सेक्रेटरी की तरफ से अगर वो कंपनी के बिहाफ में जब लिखता है तो। नाउ the following are the few circumstances, नीचे दिए हुए circumstances है under which the secretary enters into correspondence with the debenture holders। छोटा सा ही है, informing the applicant about the allotment of debentures, जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था डिबेंचर्स के लिए तो उनको अगर अलॉट हो गए हैं डिबेंचर्स तो उसे अलॉटमेंट का उन्हें इन्फॉर्म करना, एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म करना। देन इन्फॉर्मिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू, भाई उनको पेमेंट किसके थ्रू होगा, उनको इंटरेस्ट वारंट के थ्रू होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। देन थर्ड, लेटर ऑफ कन्वर्जन, लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, अगर उनकी कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स है, सॉरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो है ना इक्विटी शेयर्स में कब कन्वर्ट होंगे तो उसका लेटर उनको इन्फॉर्म करना, लेटर लिखकर। देन लेटर फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन का लेटर भेजना, मतलब रीपेमेंट का लेटर भेजना कंपनी के तरफ से डिबेंचर होल्डर को। तो इस इन सब समय पर है ना उसे कम्युनिकेट करना होता है सेक्रेटरी को, किसके साथ, डिबेंचर होल्डर के साथ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अभी हम मूव करते हैं जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हम जस्टिफिकेशन पे आ रहे हैं। तो द कंपनी सेक्रेटरी शुड टेक सर्टेन प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं वाइल करस्पॉन्डिंग विथ डिबेंचर होल्डर्स, जब वो डिबेंचर होल्डर्स के साथ करस्पॉन्ड करता है। तो सबसे पहले द सेक्रेटरी शुड प्रॉम्प्टली रिप्लाई, सेक्रेटरी को है ना प्रॉम्प्टली क्विकली रिप्लाई करना होता है, रेस्पॉन्ड करना होता है टू द क्यूरीज, जो कंपनी की क्यूरीज मतलब जो सॉरी डिबेंचर होल्डर की जो भी कंप्लेन्स है या कोई डाउट्स है, क्यूरीज है, तो वो उन्हें क्लियर करनी जरूरी होती है। इसीलिए बिना डिले किए, विदाउट एनी डिले है ना उसे करस्पॉन्ड करना पड़ता है, सेक्रेटरी को प्रॉम्प्टली क्विकली रिप्लाई देना होता है, रेस्पॉन्ड करना होता है डिबेंचर होल्डर को। एंड दूसरी सेक्रेटरी शुड भी, इसीलिए ना सेक्रेटरी शुड बी कॉशियस, उसे है ना बहुत ही सतर्क रहना एंड केयरफुल रहना जरूरी हो जाता है वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर्स ऑन लीगल मैटर्स, जब वो लीगल मैटर्स पे है ना कम्युनिकेट कर रहा है जब वो डिबेंचर होल्डर्स के साथ, तो उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देन टू मेंटेन, उसे ग्रेटर एक्सटेंट पर टू अ ग्रेटर एक्सटेंट उसे है ना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है डिबेंचर होल्डर के साथ। एंड इट इज नेसेसरी, तो जितने भी है ना इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स जब वो शेयर कर रहा है कंपनी की किसके साथ, डिबेंचर होल्डर के साथ, तो उसे वो है ना सही डिस्क्लोज करने होते हैं, सही बताने होते हैं, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी जरूरी हो जाती है। देन द सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड प्रिसाइज एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर को उसे प्रिसाइज एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी मस्ट है। एंड जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है वो फैक्चुअल एंड ट्रू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है वो अनरियलिस्टिक वो है ना नहीं शेयर कर सकता है। सारे के सारे डेटास है ना रियलिस्टिक होने चाहिए, फैक्चुअल डेटास होने चाहिए। देन वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर्स, जब वो डिबेंचर होल्डर्स के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है तो द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुडविल, वो गुडविल बनाए रखे एंड क्रिएट कर सके गुड इमेज कंपनी की, इसको ध्यान में रखते हुए उसे है ना करस्पॉन्ड करना होता है डिबेंचर होल्डर के साथ। इसीलिए हम बोल सकते हैं लास्ट में स्टेटमेंट आप लिखेंगे, हैंस द कंपनी सेक्रेटरी should take certain precautions while corresponding with the debenture holders. Now,
सेकेंड, देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है व्हेन अ सेक्रेटरी हैज टू करस्पॉन्ड विद डिबेंचर होल्डर्स, जब उसे डिबेंचर होल्डर के साथ करस्पॉन्ड करना होता है। तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है, तो ये तो अभी जस्ट हमने इसका है ना आंसर भी किया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सेकेंड आंसर किया, सेम वही आपको लिखना है। तो डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी and the secretary has to communicate the decisions of the management and other information to the debenture holders by conducting correspondence or the few circumstances under which secretary has to, secretary को है ना एंटर करना पड़ता है, करस्पॉन्ड करना पड़ता है विद डिबेंचर होल्डर। पहला तो जब वो है ना एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करता है कि भाई आपको शेयर्स अलॉट हो गए, मतलब आपको सॉरी डिबेंचर्स अलॉट हो गए हैं, आप सबको डिबेंचर्स कितने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉट हुए हैं, और फिर उसके बाद में उससे ना इंटरेस्ट किसके थ्रू, कौन से वे से, बाय विच मीन्स इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो इन्फॉर्मिंग अबाउट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो ये बताना है। एंड देन थर्ड, लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में कब है ना डिबेंचर्स है ना वो कन्वर्ट होंगे, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन के टाइम पे कम्युनिकेट करना। एंड देन लेटर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कब रीपेमेंट होगा, तो उसके बारे में। तो इस तरीके से आपको लिखना है। एंड लास्ट में आपको लिखना है हेंस देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस when a secretary has to correspond with debenture holders. Now move करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, attempt the following। तो सबसे पहले ड्राफ्ट लेटर ऑफ अलॉटमेंट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को लेटर लिखने के टाइम पे आपको ड्राफ्ट करना है। तो ये मार्च 2014 जुलाई 2016 में भी आया था। तो व्हेन अ कंपनी अलॉट, जब कंपनी अलॉट करती है डिबेंचर्स टू द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को अलॉट करती है, तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट लिखना पड़ता है कंपनी को। तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स इज सेंड टू द डिबेंचर होल्डर। तो दिस लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज टू बी प्रिजर्व्ड, इसे ना प्रिजर्व करके रखा जाता है बाय द डिबेंचर होल्डर एज ही गेट्स, क्योंकि उसे ना ये सर्टिफिकेट मिलनी होती है इन एक्सचेंज ऑफ दिस लेटर। जब वो उसको कंपनी के सेक्रेटरी से ये लेटर मिलता है तो ये लेटर प्रिजर्व करना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। इसी के एक्सचेंज में उसको फिर बाद में सर्टिफिकेट मिलती है, डिबेंचर सर्टिफिकेट रिसीव होती है 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर अंदर मिलनी चाहिए ना। नाउ दिस लेटर कंटेन्स, लेटर में क्या क्या मेंशन रहता है, क्या क्या कंटेन्स है इसके, तो इसमें ना कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाई किए थे, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉट हुए हैं, फिर है ना कितने डिस्टिंक्टिव नंबर्स, मतलब कौन से नंबर से, मान लो 50 नंबर से लेकर अगर 50 अलॉट हुए हैं और हम बोल रहे हैं कि भाई 51 से लेकर 100 डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, अमाउंट कितना रिसीव होगा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कौन सा है, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी डेट एक्सेट्रा इसमें मेंशन होती है ड्राफ्ट करने पे लेटर। तो यहाँ पे इसकी ड्राफ्टिंग है। क्विक, ये टेक्सचुअली है, आप लोगों को मैं टेक्सचुअली ये प्रोवाइड कर रही हूँ, कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखो आप सभी को पता है कि ऑफिशियल जो लेटर होता है वो तो है ना पॉइंट टू पॉइंट हमें लिखना होता है, उसमें ऐसा कोई हमको राम कहानी कुछ अलग लिखने की जरूरत है नहीं। ये अनऑफिशियल लेटर नहीं है, ये ऑफिशियल लेटर है। तो यहाँ पर है ना ये टेक्सचुअल ही मैंने लिया है। आपको अगर बोर्ड में जब ये आता है तो आप अपना है ना यहाँ पे एड्रेस वगैरह और नया कंपनी का नाम करके आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई भी दूसरे कंपनी का नाम आप है ना अपने मर्जी से लिख सकते हो। फिर यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, देन CIN नंबर लिखना है। एक बार एक CIN नंबर याद रखो और फिर उसी को सब जगह पे आप है ना यूज कर सकते हो, तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देन वेबसाइट एड्रेस, देन ईमेल। तो वेबसाइट पे आपको ध्यान रखना है जो कंपनी का यहाँ पे आपने टॉप में जो नाम दोगे तो वही नाम आपको वेबसाइट पे यूज करना है। फिर ईमेल ID, देन डेट आपको मेंशन, यहाँ पे डेट कंपल्सरीली आपको दिखानी है। देन फोन नंबर, देन फैक्स, देन रेफरेंस नंबर। देन अभी किसको लिख रहे हैं तो मिस्टर विजय मित्तल को लिखा जा रहा है, 230 द्वारका यहाँ पे रोड। ये पहले भी मैं आपको है ना इसमें हम लोग ने पहले भी इसको देखा है कि भाई अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से, तो इसको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ मैं। सब्जेक्ट, अभी ये याद रखना है कि जब ऑफिशियल लेटर होता है तो सब्जेक्ट भी आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है। सब्जेक्ट आपको लिखना है, सब्जेक्ट अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, देन डियर सर, फिर इन रेस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर, फिर ये एप्लीकेशन नंबर लिख दिया। यहाँ पे हम है ना डमी एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं, डेटेड ऑन। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो डेट है ना ये प्रीवियस डेट होनी चाहिए। यहाँ पे जो लेटर में आप डेट लिख रहे हो उसके पहले की डेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे है ना 20 मई दिया है तो आप 30 अप्रैल लिखो, मतलब 20 मई से पहले की कोई भी डेट आपको लिखनी है। एंड आई एम डायरेक्टेड बाय, कि मुझे भाई डायरेक्शन दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं। सेक्रेटरी लिख रहा है इस तरीके से कि आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट
यू हैव बीन अलॉटेड, आपको अलॉट किए गए 100 डिबेंचर्स 10% इंटरेस्ट वाली है। 10% जो इंटरेस्ट है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स है वो भी, डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। एंड द टेन्योर, डिबेंचर्स का टेन्योर कितना है, तो 5 साल का समय सीमा 5 साल की दी गई है। नॉन कन्वर्टेबल है, मतलब ये इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। एंड दीज डिबेंचर्स आर अलॉटेड टू यू एज पर द बोर्ड रेजोल्यूशन पास, बोर्ड में मतलब मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ एट अ बोर्ड मीटिंग में, एंड 16 मई को। अभी ये भी डेट है ना आपकी, कभी भी इस जो लेटर में आप टॉप में डेट लिख रहे हो उससे प्रीवियस डेट होनी चाहिए, क्योंकि मीटिंग ऑब्वियसली पहले हुई रहती है। एंड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्ट डीड के हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको डिबेंचर्स अलॉट हुए हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द डिबेंचर, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स आर एज फॉलो। तो इस तरीके से आपको टेबल बना होगा, फोलियो नंबर, देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, 100 अप्लाई किए और 100 के 100 डिबेंचर्स अलॉट हो गए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड 100, देन डिस्टिंक्टिव नंबर्स तो 301 से लेके 400 यहाँ पे नंबर, देन अमाउंट रिसीव, तो इन सब पे आपको ध्यान देना है। अमाउंट रिसीव कितना है, तो 100 शेयर्स और 10 रुपीज वाला है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 100 शेयर्स और 100 रुपीज वाला है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 10,000 अमाउंट रिसीव्ड 10,000 आ जाएगा, क्योंकि ये है ना फुल्ली पेड अप होता है डिबेंचर्स। नाउ द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड हियर विद, अभी इन्होंने बोला कि भाई इसके साथ ही डिबेंचर सर्टिफिकेट भी एनक्लोज कर दिए। तो कंपनी चाहिए तो इमीडिएटली भी डिबेंचर सर्टिफिकेट एनक्लोज कर सकती है या बाद में भी कंपनी दे सकती है। देन यहाँ पर थैंकिंग यू आपको लिख लेना है एंड योर्स फेथफुली, और यहाँ पे याद रखना है कंपनी का पहले आप नाम लिखोगे, तो कंपनी का नाम लिखने के पहले आपको फॉर करके लिखना है। फॉर मतलब है ना ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, फॉर कंपनी के लिए लिखा है, कंपनी के बिहाफ में लिख रहा है, मतलब सेक्रेटरी फॉर दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और फिर यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का साइन है XYZ या मिस्टर, यहाँ पे जो भी आप है ना डमी आपको यूज करना है मिस्टर XYZ। एंड एनक्लोज डिबेंचर सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर सर्टिफिकेट एनक्लोज किया है इसीलिए एनक्लोज डिबेंचर सर्टिफिकेट, इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यू नीड टू प्रैक्टिस फॉर दिस, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि ये तो वर्ड टू वर्ड है, कोई अनऑफिशियल लेटर नहीं। ऑफिशियल लेटर में जो सिस्टम है वो सिस्टम फॉलो करना ही पड़ता है, फॉर्मेट वो फॉलो करना ही पड़ता है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड लेटर। Second letter, write a letter to the debenture holder regarding payment of interest through interest warrant. interest warrant के थ्रू पेमेंट दिया जा रहा है। तो ये अक्टूबर 2015 में, मार्च 2015, 16, 17 एंड फैब 2020 में, मतलब लेटेस्ट भी आया था। तो यहाँ पे डिबेंचर कैपिटल ये क्या होता है, पहले तो थोड़ा ये लिख दो कि इज अ लोन और अ बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी, और डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स एंड गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। एंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये डेप्ट होता है, तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है ना भाई, ये कंपनी के प्रॉफिट पे नहीं, इस पे जो फिक्स मिलना है वो फिक्स मिलेगा ही, इस पे जो फिक्स देना है वो कंपनी को फिक्स देना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई है ना आनाकानी नहीं चलने वाली कि भाई नहीं देंगे बाद में देंगे, वो सब नहीं चलने वाला, फिक्स्ड है वो फिक्स्ड देना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता। एंड थ्रू यहाँ पे बोला कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट सेंट अलोंग विद दिस लेटर, सो दिस लेटर कंटेन्स डिटेल्स सच एज, तो ये लेटर में क्या क्या डिटेल है तो वो आपको बताना है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स, डिस्टिंक्टिव नंबर्स, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एंड TDS, अगर कुछ कट हुआ है डिडक्ट हुआ है तो TDS मतलब tax deducted at source, and net amount of interest payable and board resolution is required for the payment of interest on debentures. Now यहाँ पे अभी ये लेटर, ये भी आपके टेक्सचुअल लेटर लिया है, तो यहाँ पर जो है रोल्टा इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस, देन आपको CIN नंबर 1 याद कर लो आप, वेबसाइट, देन ईमेल ID रहना जरूरी है, डेट एंड फिर फोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस नंबर, फिर जिसको लिख रहे हैं हम, मतलब हम कोई भी नेम, हम डमी नेम हम दे सकते हैं। देन आपको सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, सब्जेक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, देन डियर मैडम I am directed to inform you that the board of directors has passed a resolution, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया इन द बोर्ड मीटिंग में। एंड ये जो डेट होती है वो आपको याद रखनी, कभी भी लेटर की डेट से प्रीवियस डेट होनी चाहिए, 5 जून 2019 रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर 100
10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एंड द डिटेल्स ऑफ द पेमेंट, पेमेंट की डिटेल क्या है, पेमेंट पेबल टू यू आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉलियो नंबर, द नंबर ऑफ डिबेंचर्स, देन डिस्टिंक्टिव नंबर्स कितने हैं, तो 601 से 700, ग्रॉस अमाउंट इंटरेस्ट कितना है, तो 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो 10%। तो यहाँ पर बोला भाई जो पेमेंट है 100 शेयर और 100 रुपये वाले, तो 10,000 पे 10% इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 होगा। और यहाँ पे टीडीएस कुछ कट नहीं हुआ इसलिए निल, यहाँ पे निल लिख देना। एंड नेट अमाउंट फिर कितना होगा, सेम एज इट इज 1000। एंड इंटरेस्ट वारंट नंबर दिया जाता है, जैसे चेक नंबर कैसे होता है वैसे इंटरेस्ट वारंट नंबर, तो IW के साथ बिगिन होता है, 9646 दिया है। एंड यहाँ पे कंपनी फिर बोलेगी क्योंकि इस लेटर के साथ में कंपनी है ना अटैच करेगी, इसलिए कंपनी मतलब सेक्रेटरी लिखेगा द इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज्ड हियर विद प्लीज डिटैच, मतलब इसको डिटैच करो, इसको है ना आप वहां से टेयर करो द इंटरेस्ट वारंट अलोंग द, यहाँ पे अलोंग द परफोरेटेड लाइन, वो जो डॉट डॉट वाली लाइन होती है वहां से एकदम ध्यान से केयरफुली आपको डिटैच करना है, वहां से रिमूव करना है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, यहाँ पे फॉर, तो यहाँ पे याद रखना है जो आपने टॉप में यहाँ पे जो कंपनी का नाम दिया है तो वही आपको यहाँ पे फॉर के यहाँ पे उसी कंपनी का नाम लिखना है। तो एक ही माइंड में फिक्स रख लो बाबा, एक ही नाम याद रख लो, एक ही एड्रेस याद रख लो, उसी सिस्टम से आप है ना सारे लेटर में यूज कर सकते हो। देन साइन, देन यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी, देन एनक्लोज किया है तो ENCL करके एनक्लोज इंटरेस्ट वारंट, इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट जो लेटर है वो थर्ड लेटर, ड्राफ्ट अ लेटर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्मिंग अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडीम करने के लिए, रीपेमेंट के लिए। तो यहाँ पे मार्च 2014, 17, 18, फरवरी 2018, 19 में ये पूछा गया है। तो आंसर, लेटर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज इश्यू टू द डिबेंचर होल्डर हुज डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम, जिसके रीपेमेंट हो रहा है, रिडीम हो रहा है आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड। नाउ अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड DRRF इज क्रिएट किया गया था कंपनी के द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन, ये जो डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म है ये है ना अलोंग दिस लेटर है ना कंपनी भेजेगी करके वो लिखना है, इज सेंट अलोंग विद दिस लेटर एंड दिस फॉर्म एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड, ये है ना सबमिट करने होंगे डिबेंचर होल्डर को कंपनी को फॉर फर्दर प्रोसीजर ऑफ रिडम्पशन। एंड दिस लेटर इन्फॉर्म्स, ये जो लेटर है वो इन्फॉर्म कर रहा है डिबेंचर होल्डर को दैट दिस डिबेंचर्स हैव बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन के लिए ड्यू हो गया। तो यहाँ पे ये टेक्सचुअली फिर से मैंने टेक्सचुअली लिया है कि स्वास्तिक मार्बल लिमिटेड, क्योंकि इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, फॉर्मेट वही होता है, आप एड्रेस चेंज करके लिखो, CIN नंबर याद रखो, वेबसाइट का एड्रेस, देन ईमेल ID, देन यहाँ पे फोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस नंबर, देन डेट आपको लिखना है, कंपलसरी है, ऑफिशियल लेटर, एंड देन किसको आप लिख रहे हैं वो, देन सब्जेक्ट में ये रिडम्पशन के लिए, इसीलिए रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फिर डियर मैडम, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यहाँ पर 1,10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड, ये जब इशू किए गए थे तो प्रीवियस डेट आनी चाहिए, इन मई 2014 में इशू किए गए थे, आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, ये है ना इसका रिडम्पशन की डेट आ गई है जो कि 12 नवंबर को है। तो देखिए यहाँ पे 10 अक्टूबर है, अब देखिए यहाँ पे 10 अक्टूबर है, हम यहाँ पे 12 नवंबर लिख रहे हैं क्योंकि हम रिडम्पशन की डेट दे रहे हैं, इसलिए हम आगे की डेट देंगे। तो 12 नवंबर 2019 अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर 3462 passed at the board meeting held on 8 अक्टूबर 2019। अब ये जो डेट होगी वो इससे प्रीवियस होगी, मीटिंग पहले होगी, राइट। तो डिबेंचर्स विल बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड ऑफ द कंपनी, ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है सेक्रेटरी। प्लीज अरेंज टू सबमिट एनक्लोज्ड डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म साथ में अटैच कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ में कंपनी को सबमिट करना होगा डिबेंचर होल्डर को। और कब सबमिट करना होगा तो वो भी मेंशन किया कि ऑन और बिफोर, या तो सेम 3 नवंबर को आप सबमिट करो या फिर बिफोर 3 नवंबर आप है ना सबमिट करो करके यहाँ पे सेक्रेटरी ने इन्फॉर्म किया है। एंड ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज, एक बार ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती है तो फिर द रिडम्पशन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू
योर बैंक अकाउंट, तो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, मतलब डायरेक्ट ACS हो जाएगा। एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अस योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। उसके साथ में आपको इसके लिए आपको बैंक डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी है। तो ये भी सेक्रेटरी ने लिखा। एंड फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, कंपनी का जैसे आप टॉप में नाम दोगे वही नाम फॉर करके आपको यहाँ पे लिखना है कंपनी का नाम। एंड साइन, एंड यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का साइन आएगा। एंड एनक्लोज डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इसका भी एक और लेटर, हमारा 2 लेटर्स और बचे हैं, तो यही वीडियो में मैं आप लोगों को क्विकली कंप्लीट कर देती हूँ इनको। फोर्थ लेटर है यहाँ पे, तो सारे के सारे लेटर है ना पूछे गए हैं। तो फोर्थ, राइट अ लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्ट करने के लिए, डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने के लिए इनटू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मार्च 2017, 16 एंड 2014 में ये पूछा गया, अक्टूबर 2014 में। तो सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये क्या है, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर डिबेंचर्स, ये वो डिबेंचर्स है विच आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, जिसे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, जो मेंशन पीरियड के बाद में, एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद में। एंड स्पेसिफाइड रेट में भी मेंशन की जाती है टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में जब इशू होते हैं ये डिबेंचर्स। नाउ आफ्टर रिसीविंग लेटर ऑफ ऑप्शन, लेटर ऑफ ऑप्शन रिसीव होने के बाद में द सेक्रेटरी सेंड करता है, भेजता है लेटर, जिसमें वो इन्फॉर्म करता है डिबेंचर होल्डर को रिगार्डिंग द कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स की भी आपके है ना कन्वर्ट हो रहे इक्विटी शेयर्स में। नाउ इट आल्सो स्टेट्स, इसके अंदर उसके साथ साथ वो ये भी मेंशन करता है कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट विल बी इशू टू देम, शेयर सर्टिफिकेट कब इशू होगी, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद में शेयर सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी ना कंपनी को इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कब वो लोग देंगे। इट मे बी सेंट अलॉन्ग विद दिस लेटर, या तो लेटर के साथ भेज देंगे या फिर है ना बाद में देंगे, तो ये भी मेंशन किया जाता है। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल, कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता है भाई शेयर होल्डर से, क्योंकि वो रियल मेंबर्स होते हैं कंपनी के, तो है ना रिजोल्यूशन पास करनी होती है एट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स टू द इक्विटी शेयर्स। नाउ आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल, एक बार अप्रूवल रिसीव हो गया तो कंपनी लेटर भेजती है, सेंड करती है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स को टू द डिबेंचर होल्डर्स को लेटर भेजती है। तो किस तरीके से कंपनी भेजेगी, तो यहाँ पे ये टेक्सचुअल मैंने लिया कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस एंड CIN नंबर, देन वेबसाइट, ईमेल आपको देना है, डेट यहाँ पे कंपल्सरीली आपको डालना है, देन फोन नंबर, फैक्स, रेफरेंस, फिर किसको लेटर लिख रहे हैं तो उसका आपको लेफ्ट हैंड साइड में उसका नेम एंड एड्रेस, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में कन्वर्टिबल है ना, तो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, सब्जेक्ट में लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। एंड डियर सर आई एम डायरेक्टेड, तो सेक्रेटरी लिखेगा कि मुझे डायरेक्शन मिली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू टाइम पे जो टर्म्स कंडीशंस डिसाइड किए गए थे उसके हिसाब से ही है ना 1,10% फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है वो, जो कि है ना कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इसके लिए द डिबेंचर्स आर ड्यू फॉर कन्वर्जन, अभी उनका कन्वर्जन का समय आ गया है। सो इन अकॉर्डेंस विद द अबव, उसी के हिसाब से स्पेशल रेजोल्यूशन है ना पास हुई है बाय द शेयर होल्डर्स के द्वारा इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, जो कब हुई तो हेल्ड ऑन, तो यहाँ पे ये देखो ये 5 जून लिखा है ऊपर डेट, तो फिर यहाँ पे उससे प्रीवियस डेट आनी चाहिए, तो 25 मई 2019 फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो में, तो मतलब 2:1 के, 2:1 के, मतलब 2 डिबेंचर के पीछे डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स बोला है, तो मतलब 2 डिबेंचर के पीछे 1 डिबेंचर, 2:1 एज पर योर लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैव बीन, आपको है ना 50 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं, क्योंकि 100 डिबेंचर्स के बदले में 50 शेयर्स ही मिलेंगे, क्योंकि बोला ना 2 डिबेंचर के बदले 1 इक्विटी शेयर इन द ल्यू ऑफ 100 डिबेंचर्स, 100 डिबेंचर्स के बदले में आपको 50 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, 2:1 का रेशियो में कन्वर्ट हो रहा है। तो डिटेल्स ऑफ योर
होल्डिंग, आपकी होल्डिंग की डिटेल आफ्टर द कन्वर्जन आर एज फॉलोज। कन्वर्जन के बाद में डिटेल ये है कि फोलियो नंबर 465, द नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने थे आपके 100, आपको कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं तो 50, डिस्टिंक्टिव नंबर आपके शेयर्स के डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है तो 501 से लेकर 550 तक का है, और आपके शेयर सर्टिफिकेट नंबर है 2219। तो इस तरीके से आपको टेबल बना के ये बताना होगा, मेंशन करना होगा। एंड ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड हियर विद, यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट भी लेटर के साथ में ही एनक्लोज की जा रही है, इसलिए वो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी नल, नल मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा वो आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट, क्योंकि कन्वर्ट हो गया। अब आपका जो डिबेंचर है वो कन्वर्ट हो गया इक्विटी में विथ इफेक्ट। कब से इफेक्ट में आ रहा है तो ये WEF का मतलब है विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 मई 2019 से थैंकिंग यू। इसका मतलब अब इंटरेस्ट नहीं देगी कंपनी, 25 मई से अब कंपनी इंटरेस्ट नहीं देगी, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर्स में। नाउ योर्स फेथफुली, कंपनी का नाम फॉर कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे साइन करेगा। एंड एनक्लोज्ड यहाँ पे लिखेंगे, क्या एनक्लोज किया तो शेयर सर्टिफिकेट, एनक्लोज किया तो लास्ट में यहाँ पर एनक्लोज शेयर सर्टिफिकेट। नाउ लास्ट लेटर यहाँ पे है, राइट अ लेटर टू डिबेंचर होल्डर रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली है ना, पेमेंट है ना, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट है ना कंपनी दे रही है, मतलब बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ रहा है। तो डिबेंचर कैपिटल पहले तो लिख लेना, इज अ लोन और अ बोरोड कैपिटल ऑफ कंपनी, एंड डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स। एंड इसके लिए उनको है ना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उनके इन्वेस्टमेंट पे। एंड इंटरेस्ट क्या है, ये डेप्ट है, एंड ये डिपेंड नहीं करता है, प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है, ये भाई देना ही पड़ता है। एंड कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू, इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पे करती है, सेंड अलॉन्ग विद दिस लेटर। एंड दिस लेटर कंटेन्स, यहाँ पे ये जो वारंट के थ्रू नहीं, ये स्टेटमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी दे रही है। ये है ना कंपनी यहाँ पर है ना इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे पेमेंट कर रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रही है, तो हमको ये ना यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है वो नहीं देना है, यहाँ पे कंपनी इसको इलेक्ट्रॉनिकली दे रही है, तो ये वाले स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है, ये स्टेटमेंट नहीं आएगा। दिस लेटर कंटेन्स डिटेल्स ऑफ व्हाट, तो डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, एंड डिस्टिंक्टिव नंबर्स क्या है, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल क्या है, TDS डिडक्टेड कितना है, फिर नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेबल एक्सेट्रा। बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एंड द कंपनी पेज इंटरेस्ट, कंपनी पे करी इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पे करी, और इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS या तो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकती है। तो यहाँ पे है ना कंपनी जो इंटरेस्ट है वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली कर रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली कर रही है, इसीलिए ये जो लेटर है हम इलेक्ट्रॉनिकली उसके लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे लेटर टू द डिबेंचर होल्डर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ECS या NEFT कर रही है, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो बालाजी स्टील लिमिटेड है, इसका लेटर आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वही मैंने लिया है। रजिस्टर्ड ऑफिस, देन आपको एड्रेस, CIN नंबर, वेबसाइट, देन ईमेल, देन डेट, फिर फोन नंबर, फिर एड्रेस आपको किसका, रेफरेंस नंबर, फैक्स नंबर, देन एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हो, फिर आपको सब्जेक्ट कंपल्सरीली लिखना है कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS और NEFT। देन यहाँ पे डियर मैडम आई एम इंस्ट्रक्टेड, मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे टू यू, कि आपको मैसेज कन्वे करूं। एंड द बोर्ड हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन, बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास किया इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 10th मार्च 2019। तो देखो मीटिंग है ना, कभी भी ये डेट से पहले मीटिंग होगी तभी तो लेटर बाद में लिखा जाएगा। फाइनलाइजिंग to pay interest at the rate of 10% on redeemable debentures of ₹100 each for the year ending 31st March 2019। तो यहाँ पे your company has compiled with all the, उन्होंने सारे प्रोविजंस रूल्स फॉलो किए रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एंड यहाँ पे डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू यू आर एज फॉलोज। तो रजिस्टर नंबर, देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने, डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है 601 से 700, ग्रॉस अमाउंट ऑन इंटरेस्ट इज 1000, TDS यहाँ पे नील है 10% नील, एंड नेट अमाउंट फिर क्या होगा तो 1000 ही होगा। देन इंटरेस्ट पेबल, ये जो इंटरेस्ट विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू पे किया जाएगा, दैट इज बाय
बाय द यहाँ पे कंपनी क्रेडिट करेगी, क्रेडिटिंग द सेड इंटरेस्ट, जो दिया हुआ अमाउंट है 1000 जो इंटरेस्ट है टू योर बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा एज पर योर डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय यू टू द कंपनी। जो भी डिटेल्स आपने बैंक डिटेल प्रोवाइड की उसके अकॉर्डिंगली आपके खाते में पैसा आ जाएगा। एंड थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर बालाजी स्टील लिमिटेड, आपको साइन करना है मिसेस मतलब यहाँ पे जो भी है सेक्रेटरी का जैसे XYZ मिस्टर XYZ, इस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से आपको लेटर आपको मेंशन करना होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसी के साथ में है ना, मैं ना अभी क्या कर रही हूँ, पहले जल्दी जल्दी आप लोगों को एक्सरसाइज प्रोवाइड कर देती हूँ। तो एक्सरसाइज के थ्रू जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ वो एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड बाद में मैं स्लोली क्योंकि अभी हमारी बोर्ड एग्जाम्स भी है ना ऑलमोस्ट है ना मई मंथ में ही होगी, अप्रैल से मई में, अप्रैल या मई में होगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर बाद में मैं पहले आपको ये एक्सरसाइज प्रोवाइड कर देती हूँ और स्लोली आपके जो थियरी पार्ट्स है उनको भी मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।